ओके, मेरे प्यारे साथियों, आज मैं अपने विचार भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर मैं अपने विचार रखने जा रहा हूं। अभी वेबिनार आयोजित हो रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें 2 तारीख को जो वेबिनार हुआ था उसका टॉपिक था होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन। हम इस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करें यूनिवर्सिटी के स्तर पर, मैं इस विषय पर थोड़ा सा आने की कोशिश करूंगा, 1-2 उदाहरणों से समझाने की कोशिश करूंगा। और मैंने जो वेबिनार देखा उसमें सारे स्पीकर्स ने केवल इस बात पर एम्फेसिस किया कि हाउ होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन आर यूजफुल फॉर आवर सोसाइटी, फॉर आवर इंडियन सर्कमस्टांसेस। ओके, भारतीय परिस्थिति में ये किस तरीके से हमारे लिए उपयोगी है, और मेरे ख्याल से ये इससे भी ज़्यादा वसुधैव कुटुंबकम की भावना किस तरीके से इसमें समायोजित होती है हमारी शिक्षा नीति में। और भी बहुत सारे लोगों ने अच्छे अच्छे उदाहरण दिए, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, हम इसको किस तरीके से धरातल पर लेके आएँ, इसमें अभी टाइम लगेगा। तो हम इसको कैसे करेंगे, मैं एक उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं उत्तराखंड राज्य से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे ख्याल से मल्टीडिसिप्लिनरी जो शब्द है ये कमोबेश हर एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट होता है और उस सब्जेक्ट को बच्चे जो हैं, किसी भी ब्रांच के बच्चे उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। केवल वो शिक्षा और करिकुलम तक ही थोड़ा सा सीमित है। मैं इसको थोड़ा सा और आकार बड़ा करना चाहता हूँ। यूनिवर्सिटी के स्तर पर हमें ओपन इलेक्टिव्स के जो बास्केट हैं उसको थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा, ओपन इलेक्टिव्स ज़्यादा रखने पड़ेंगे, और साथ ही हर एक बच्चों को जो भी ओपन इलेक्टिव्स रखा है उस पर एक प्रोजेक्ट वर्क आप इसको असाइन करेंगे। हर एक सेमेस्टर में प्रोजेक्ट वर्क होगा और उस प्रोजेक्ट वर्क का भी क्रेडिट जो है बच्चों को ऐड होना चाहिए। उस प्रोजेक्ट वर्क से उनको एक फ़ायदा होगा कि बच्चे जो हैं कुछ रियल एनवायरनमेंट से, रियल सिचुएशन से लर्न करेंगे। मैं इस बात को एक छोटा सा उदाहरण देकर के समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं उत्तराखंड में रहता हूँ और उत्तराखंड में IIT रुड़की है। जब मैं IIT रुड़की में एमटेक कर रहा था तो हम लोग AHEC के लिए कुछ काम करते थे। AHEC एक डिपार्टमेंट है, अल्टरनेट हाइड्रो एनर्जी सेंटर। उनका मकसद था स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट, माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट, मिनी हाइड्रो पावर प्लांट, उसके पोटेंशियल को पूरे भारत में देखना। तो हम लोग जिस समय थे उस समय ऐसा था कि आपको उत्तराखंड के गाँव में जाना है, पहाड़ों पे जाना है, और उस पहाड़ों में मिनी माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट की क्या पोटेंशियल है, हम लोग उसको मेज़र करते थे डायरेक्ट। जैसे मान लीजिए कोई झरना है तो उस झरने का फ्लो रेट क्या है, हाँ, कितनी ऊंचाई से फॉल हो रहा है, हेड कितना है उसका, पेरेनियल उसका डिस्चार्ज कितना हो रहा है पूरे साल भर, ये सारा चीज़ मेजर करके हम लाते थे और रिपोर्ट बनती थी। उस रिपोर्ट में ये होता था कि अगर हम माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट या मिनी हाइड्रो पावर प्लांट लगाएं तो ये फिजिबल है या नहीं। फिजिबिलिटी चेक करने के लिए हम कॉस्ट एनालिसिस भी करते थे कि अगर हमें ख़रीदना पड़े तो इसमें कितना कॉस्ट आएगा, मेंटेनेंस कॉस्ट कितना होगा, अगर एक प्लांट 20 साल के लिए बनाया तो 20 साल के बाद इसकी क्या स्थिति होगी, कार्बन क्रेडिट हम कितना अर्न करेंगे। तो इससे मैंने देखा, लर्निंग से हम रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में काफ़ी कुछ सीखे। ये तो प्रैक्टिकल बात हुई। और कमोबेश हर एक यूनिवर्सिटी में नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स पढ़ाया जाता है। तो आप पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को इस प्रोजेक्ट के लिए भी प्रोत्साहित करें, तो बच्चा क्या होगा, तो उससे कुछ सीखेगा। ओके, अगर आप केवल पढ़ा देंगे
स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट या फिर सोलर एनर्जी, तो आप उससे कुछ इम्प्लीमेंट कैसे होगा? केस स्टडी। जैसे मान लीजिए एक हॉस्टल है, अगर किसी हॉस्टल में कुछ बच्चे हैं, अगर उस हॉस्टल की पावर रिक्वायरमेंट अगर सोलर एनर्जी से देना पड़े तो उसकी डिज़ाइन और फिजिबिलिटी एनालिसिस आप बच्चों को दे सकते हैं, और ये चीज़ जर्नल्स में भी छप सकता है, तो ये भी फ़ायदा होगा बच्चों को, तो कुछ सीखने को मिलेगा। इस तरीके के हमें ना कुछ प्रोजेक्ट वर्क लेके आना पड़ेगा। ठीक है, अभी और एक और मल्टी डिसिप्लिनरी और समग्र हॉलिस्टिक कैसे होगा? जब तक हम इसमें समाज को नहीं जोड़ेंगे तब तक ये हॉलिस्टिक नहीं हो पाएगा। समाज, एक सोसाइटी जो है बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है इस पूरे शिक्षा में। शिक्षा का जो क्षेत्र है उसमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर सोसाइटी है। सोसाइटी को हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते। अल्टीमेटली फ़ायदा सोसाइटी के लिए ही होना चाहिए। तो जैसे भारत सरकार का एक प्रोग्राम था हमारे हिसाब से, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसमें सभी राज्य का एक पार्टनर राज्य बनाया गया था। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत में सभी राज्य का, जैसे उत्तराखंड का पार्टनर है कर्नाटक, तो अब हम ये देख सकते हैं कि कर्नाटक के सोसाइटी में और उत्तराखंड के सोसाइटी में क्या कोई कॉमन प्रॉब्लम है जो यूनिवर्सिटी एड्रेस करे एज ए मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट के तहत। जैसे एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि बिहार को पार्टनर तो नहीं बनाया गया था तमिलनाडु का, लेकिन बिहार में एक कृषि विश्वविद्यालय है जिसमें जहाँ के कुछ साइंटिस्ट ये तमिलनाडु जाते हैं और तमिलनाडु में ताड़ के पेड़ पर ताड़ का जो रस होता है, बिहार में मेनली लोग उसको ताड़ी पी के नशे की चीज़ में यूज़ करते हैं, लेकिन तमिलनाडु में कुछ बायोटेक्नोलॉजी के रिसर्चरों ने कुछ सुझाव दिया कि इस रस को आप किस तरीके से बहुपयोगी बना सकते हैं। तो उन्होंने एक छोटा सा टेक्निक बताया कि किस तरीके से ये हो सकता है, और आज की तारीख में वो ताड़ी के रस से, ताड़ के रस से गुड़ भी बना रहे हैं, मिश्री भी बना रहे हैं, जूस भी बना के उसको जो है बाज़ार में लाया जा रहा है। तो ये बहुपयोगी चीज़ बिहार के कृषि विश्वविद्यालय के कुछ साइंटिस्ट सीख के आए और फिर उसको बिहार में लागू कर रहे हैं। हालांकि बिहार को तमिलनाडु का शायद पेयर नहीं बनाया गया है एक भारत श्रेष्ठ भारत में, लेकिन पेयर बनाना चाहिए मेरे ख्याल से। कुछ न कुछ उसमें जो है समानता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें केवल जिसका पेयर बनाया गया उसी के साथ हम करेंगे ऐसा नहीं है, ऐसा करना चाहिए। पेयर बनाया गया है तो उनको तो करना चाहिए जरूर। उसके अलावा भी हमें संपूर्ण रूप से देखना पड़ेगा कि कॉमन प्रॉब्लम सोसाइटी की क्या है और हम उसको मल्टी डिसिप्लिनरी तरीके से कैसे सुलझाएं। तो हमारा जो अभियान है एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये भी पूरा होगा। दूसरा है हमारा भारत जोड़ो आंदोलन। अभी ये शुरू हुआ है हमारे 75 गणतंत्र दिवस के पूरे होने पर। तो मेरे ख्याल से ये भी एक अच्छा आइडिया होगा कि भारत को हम जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी काम आ सकती है। जैसे हम देखें कि भारत सरकार की दूसरी योजना है उड़ान परियोजना। उड़ान परियोजना में एविएशन सेक्टर में सबसे ज़्यादा काम आज बेंगलोर में हो रहा है। बेंगलोर के आसपास आप देखेंगे एविएशन के लिए काफ़ी लोगों में पैशन है। लेकिन अगर आप उत्तराखंड के क्लाइमेट को लें तो चारधाम यात्रा जो है वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से होने की तैयारी चल रही है, और उसको किस तरीके से किया जाए, तो कर्नाटक किस तरीके से सहयोगी हो सकता है। कर्नाटक के किसी कंपनी को ये देखना चाहिए कि उत्तराखंड में अगर रोटरी विंग एरोडायनेमिक्स का कुछ अगर सेटअप लग सके, कुछ कंपनी वो आ सके, तो यहाँ पे इस तरह की संभावनाओं को एक्सप्लोर किया जा सकता है।
अगर मैं कहूँ कि अगर 90 का दशक ऑटोमोबाइल का था तो आने वाला दशक जो है वो एविएशन सेक्टर का होगा। कोविड की वजह से थोड़ा सा अप एंड डाउन हुआ है, लेकिन ये एविएशन सेक्टर एक्चुअली में इंडिया में उड़ान परियोजना के साथ ही उड़ान भरेगा, ये मेरा मानना है। इसीलिए एरोस्पेस इंजीनियरिंग से संबंधित जो स्किल है वो किस तरीके से कर्नाटक और उसके आसपास के इंस्टीट्यूट उत्तराखंड को सहयोग दे सकते हैं, ये सोचना चाहिए। और उत्तराखंड में हम किस तरीके से इसको विकसित करें, हैं? जैसे मान लीजिए हम यहाँ अगर हेलीकॉप्टर सेवा चारधाम यात्रा शुरू करते हैं तो हमें हेलीकॉप्टर की मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग एंड ओवरहॉलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। क्या इस तरह का सेटअप हम यहाँ उत्तराखंड में लगा सकते हैं? इस पर सोचना चाहिए। बहुत सारी चीज़, तो हमें ऐसा लगा कि ये जो हमारा होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी टॉपिक है, हम इसमें सरकार की 3 योजनाएं एक साथ काम कर सकती है। पहला एक भारत श्रेष्ठ भारत, दूसरा भारत जोड़ो, तीसरा उड़ान। और ये तीनों की संभावना मैं उत्तराखंड और कर्नाटक के संदर्भ में मैं देख रहा हूँ। ऐसे करके जिनको जोड़ा बनाया गया है जिन जिन राज्यों का, वो अपने हिसाब से उसको एक्सप्लोर करें और वहाँ की जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो उसको थोड़ा सा बढ़ावा दें इस तरह के करिकुलम को। तो हमारे किसी फैकल्टी का कहना था कि सर आप इतने सब्जेक्ट भी पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्ट के साथ बच्चा ये प्रोजेक्ट वर्क भी करेगा, कितना पढ़ाओगे आप उसको? मैंने कहा नहीं, आप ऐसा कीजिए, जो बच्चा पढ़ाई के साथ साथ प्रोजेक्ट करेगा आप उसको एक्स्ट्रा क्रेडिट दीजिए। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि एक सब्जेक्ट है मैकेनिकल में हीट एंड मास ट्रांसफ़र और उसकी एक लैब भी होती है, तो हीट एंड मास ट्रांसफ़र 3 क्रेडिट का है, 1 क्रेडिट की लैब होती है, 4 क्रेडिट हुए। अगर बच्चा इसी पर कोई प्रोजेक्ट वर्क करता है कोर्स के अलावा तो आप उसको 8 क्रेडिट दीजिए। अगर वो इस तरीके से बीटेक जो है AICTE ने अप्रूव कर रखा है कि 160 क्रेडिट होना चाहिए, 70-80 भी है तो चलेगा। तो अगर बच्चा 160 या 70 से 20 क्रेडिट ज़्यादा अर्न करता है दूसरे बच्चों के मुकाबले, तो आप उसको बीटेक विथ ऑनर्स दे सकते हैं, शायद हमारे हिसाब से दे सकते हैं। AICTE का रूल्स वगैरह देखना होगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इस तरीके से मल्टीडिसिप्लिनरी को जो है धरातल पे लाना पड़ेगा। और दूसरी बात, और जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये कि इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन यूनिवर्सिटी के साथ बहुत ज़रूरी है। जब हम कोई बड़ा महल बनाते हैं ना तो उसमें फाउंडेशन का बड़ा ध्यान रखा जाता है। फाउंडेशन दिखता नहीं है किसी को, लेकिन वो फाउंडेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो यूनिवर्सिटी को, इंडस्ट्री को चाहिए कि यूनिवर्सिटी को फंड करे, इतना फंड करे। शुरू में हो सकता है कोई रिजल्ट ना आए, हर बार हम रिसर्च करते हैं, अगर आप किसी अनएक्सप्लोर्ड पाथ पे एक्सप्लोरिंग करते हैं शुरुआत में तो 99% आप गलत रास्ते पे जाते हैं। लेकिन उस गलत रास्ते पे जाके आपको पता चलता है अच्छा यहाँ से अब सीधी रास्ता कहाँ है, हम जा सकते हैं। तो इंडस्ट्री को सोचना पड़ेगा कि भाई हमेशा प्रॉफिट मेकिंग के लिए ही हम रिसर्च करवाएं, जरूरी नहीं है। थोड़ा सा रिसर्च का पैसा देके ना उनको भूलना पड़ेगा पैसे के बारे में। हाँ, क्यों मैंने कुछ दिया था और आप उसको ऐसा समझो कि इसने फाउंडेशन बनाने का काम किया, नींव का पत्थर दिखता नहीं है। और जो सबसे ऊंचा गुंबद का पत्थर होता है वो दिख जाता है। तो गुंबद के पत्थर बनने के चक्कर में फाउंडेशन को तोड़ना अच्छा नहीं है। फाउंडेशन में तो पैसा चाहिए, फाउंडेशन जितना मजबूत होगा हमारा महल उतना अच्छा होगा। तो इंडस्ट्री को यहाँ पैसा पानी की तरह बहाना होगा और सरकार को भी सोचना होगा कि अगर इंडस्ट्री यूनिवर्सिटी को इतना पैसा दे रही है तो उसको टैक्स में छूट दे, और हैवी छूट दे। ऐसा नहीं है कि थोड़ा मोड़ा छूट दिया तो बस उसने केवल, कंपनी ने केवल टैक्स बचाने के लिए थोड़ा दान दे दिया यूनिवर्सिटी को। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। रियली होना चाहिए उसका आउटकम भी, अगर रिसर्च फेलियर भी हुआ है तो उसका भी आउटकम जो है डॉक्यूमेंट करके रखना चाहिए।
आने वाले लोगों के लिए अगर वो उस पर काम करेंगे कि भाई इन इन दिशाओं में चल के नहीं मिलेगा, ये भी एक अच्छा रिजल्ट है। मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ से कोई कंपनी इनकार करेगी कि अगर हम इस चीज़ पे रिसर्च करते हैं। जैसे मैं नाम लेना चाहूँगा कुछ कंपनियों का जो एरोस्पेस के सेक्टर में आना चाह रही है और आना चाहिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा है, फिर आपका टाटा एविएशन है। ये इन दोनों कंपनियों को पैसा पानी की तरह बहाना होगा, तब हम आने वाले समय में बोइंग और एयरबस के समक्ष खड़े हो सकते हैं और उनको चुनौती दे सकते हैं। दुख की बात है कि भारत में अभी तक एयरक्राफ्ट जो है सिविल एविएशन के लिए हम बोइंग की तरह नहीं बना पाए हैं। ये एक बहुत दुख की बात है और मैं चाहता हूं कि जब भारत 100वें स्वतंत्रता दिवस में प्रवेश करे उससे पहले ये सपना साकार होना चाहिए भारत का, और उसके लिए बहुत सारा इंटेलेक्चुअल्स की ज़रूरत है। इंटेलेक्चुअल्स तो हमारे पास हैं, एक जो इच्छा शक्ति होती है और पैसा तो चाहिए। पैसा तो बैकअप करना पड़ेगा, पानी की तरह बहाना पड़ेगा, तब जाके हम भारत की इंडिजेनियसली बनाया गया सिविल एयरप्लेन देख सकते हैं दुनिया में। फाइटर एयरप्लेन भी बनाना जरूरी है, लेकिन हमें लगता है कि सिविल एविएशन में काम करना और ये जो अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए, उड़ान परियोजना के साथ हमें इस इंडस्ट्री पर भी देखना होगा कि किस तरीके से काम करें, किस तरीके से हम टेक ऑफ हों। रनवे पर तो हम आ गए हैं, अब इस रनवे से धीरे धीरे इसको उड़ान भरना है, टेक ऑफ होना है। तो नई शिक्षा नीति में मैं बहुत ही सकारात्मक पहलुओं को देखता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। चार सरकार की जितनी भी परियोजनाएं हैं सब इसमें समा सकती हैं, और सब एक साथ मिलके काम करें, तब जाके मुझे लगता है कि हम कुछ अच्छा अचीव कर पाएंगे। ठीक है। और भारत का जो मूल मंत्र है, मैं जो समझता हूँ, कोई भी क्रिएटिव काम, कोई भी रिसर्च, आप एक ट्रायंगल बनाइए और उस ट्रायंगल के सबसे ऊपर सत्य और शिवम और सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम को रखिए। इस तीनों से जो इनकम्पास होगा रिसर्च, वही रिसर्च क्रिएटिव रिसर्च कहलाता है। क्रिएटिविटी मैं उसी को बोलता हूँ। मैं क्रिएटिविटी में उसको नहीं बोलता हूँ कि जो रिसर्च किया और पहला यूसेज अगर शैतान ने किया तो वो रिसर्च नहीं है, वो हमारी जो सोच है, भारतीय सोच, उससे वो मेल नहीं खाता। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ेगा कि एटम बम का पहला यूज जो है शैतान के द्वारा हुआ है। पहला यूज तो देवता के द्वारा ही होना चाहिए। सभी देवताओं को आगे आना पड़ेगा रिसर्च के लिए। देवताओं मतलब मनुष्य के रूप में जो रिसर्चर है, मैं उन सबको देवता बोलता हूँ। आकाश में खड़े कोई देवता नहीं है, हम और आप ही देवता हैं। तो उन देवताओं को, उन रिसर्चरों को आगे आना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो ये मेरा मानना है। कैसे इम्प्लीमेंट करें, इसमें एक दो बातें मैंने बताई, और मैं कुछ बताऊंगा कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो कि बच्चे पे बोझ भी ना पड़े, लेकिन उन बच्चों को भी मौका मिले जो चाहते हैं कि मैं करूंगा। जो बच्चा कोर्स के अलावा उस पर अगर प्रोजेक्ट वर्क हर सेमेस्टर में करता है तो आप उसको ज़्यादा क्रेडिट दीजिए। ज़्यादा क्रेडिट अर्न करेगा तो उसको आप जो है ऑनर्स डिग्री या कुछ एक्स्ट्रा डिग्री, बीटेक विथ रिसर्च दे सकते हैं। ऐसा प्रावधान है हमारे नई शिक्षा नीति में। नई शिक्षा नीति तो इतनी फ्लेक्सिबल बनाई गई है, मैं इससे बहुत ही खुश हूँ, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये हमें देखना पड़ेगा। और जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो मैं समझता हूँ कि अगले
5 साल में कम से कम 5 साल का मौका मिले तो हमें कुछ आउटकम मिलना शुरू होगा। इससे पहले आउटकम मैं नहीं समझता कि आएगा। थोड़ा बहुत दिखेगा, वो अंकुरन दिखेगा उस आउटकम का ना। सब्सटेंशियल आउटकम के लिए हमें 5 साल, 10 साल, 20 साल, जो जो समय बीतता जाएगा वो आता जाएगा। और मैं कहूँगा कि सरकार को नई शिक्षा नीति में बार बार बदलाव करते रहना चाहिए समय के साथ। ऐसा नहीं कि अब 34 साल बाद ही होगा, नहीं। किसी भी सरकार को ऐसा समझना चाहिए कि 10 साल एक शिक्षा नीति रहे और फिर 10 साल बाद फिर रिवाइज हो। रिवीजन तो हर साल देखना पड़ेगा कि भाई क्या इसमें कहीं रिवीजन की गुंजाइश है, तो उसको रिवाइज करना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये जो होलिस्टिक और मल्टीडिसिप्लिनरी समग्र और बहुविषयक शिक्षा को इंक्लूड किया गया है इस शिक्षा नीति में, ये रिमार्केबल स्टेप है। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन मैं इसको जो हूँ सबसे पिलर मानता हूँ इसका ना। जो हमारी जो हमारा मानना है वसुधैव कुटुंबकम, सबके भलाई के लिए, मेरे ख्याल से ये शिक्षा नीति जो है पूरे विश्व में कॉमन होना चाहिए। जिस तरीके से हम सभी लोग मतलब स्वास्थ्य के आधार पे एक हुए हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसी तरीके से विश्व शिक्षा संगठन होना चाहिए, जो इस बात को तय करे कि अगर कोई भी रिसर्च हो रहा है तो वो रिसर्च मानवता के भलाई के लिए ही हो। जो भी इसके इतर जाएगा उसके लिए दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिस तरीके से, उसी तरीके से विश्व शिक्षा संगठन भी होना चाहिए। शिक्षा बहुत जरूरी है और शिक्षा के साथ साथ चरित्र निर्माण, आदमी खराब न निकल जाए। गलत आदमी को अगर आपने साइंस पढ़ा दिया ना तो बड़ा खतरनाक होता है। तो इस नई शिक्षा नीति में वो सारे वैल्यूज रखे गए हैं। इस चीज़ को मैं बड़े ही सकारात्मक ढंग से लेता हूँ और इस सरकार ने काफ़ी सोच विचार के इस शिक्षा नीति को बनाया है और भारत को लीड करना चाहिए। विश्व शिक्षा संगठन अगर बने तो लीड करना चाहिए, इस आधार पे नहीं कि हमने कोई बहुत बड़ा रिसर्च किया, नहीं। रिसर्च के साथ जो सोच है हमारी कि मनुष्य का निर्माण सही होना चाहिए, सही मनुष्य बनने चाहिए, और ये सारे वैल्यूज़ हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ हैं इसमें, और तभी एक समाज या विश्व सफल हो सकता है कि शिक्षा का सदुपयोग हो, सही डायरेक्शन में हो। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को